नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त व्यवसायों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय की पाठ्यचर्या में अंकित कार्यस्थल पर दक्षता बनाए रखने के पाठ्यक्रम पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए अब हम बात करते हैं कार्यस्थल पर दक्षता बनाए रखने के लिए जो उपयोगी सेक्शन है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं आज के संदर्भ में। आज के टॉपिक हैं पर्सनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्लानिंग, सेविंग, टैक्स, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर फाइनेंशियल सेफ्टी। साथ में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और उससे संबंधित और भी जो सरकारी योजनाएं चलती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। आइए अब हम शुरुआत करते हैं पर्सनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्लानिंग यानी व्यक्तिगत वित्त साक्षरता योजना। वित्तीय साक्षरता योजना हमारी इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यदि आप वित्तीय योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं करते हैं तो आपके भविष्य हेतु वो कार्य में जो है बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि वित्तीय योजनाएं ही आपके वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने में आपकी मदद करता है। तो वित्तीय साक्षरता योजना की अगर हम बात करें तो ये व्यक्तिगत वित्तीय बजट का प्रबंधन, निवेश एवं विभिन्न वित्तीय योजनाओं को समझने एवं प्रभावी ढंग से लागू करने में आपकी मदद करता है। वित्तीय साक्षरता जो है आपको आत्मनिर्भर बनाने में भी आपकी मदद करता है। यानी यदि कोई आदमी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहता है या अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता है तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि वो वित्तीय साक्षरता के बारे में भी उसको ज्ञान हो और जिसके सहायता से वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। या ये भी हम कह सकते हैं कि यदि उसको वित्तीय योजनाओं के बारे में यदि अवगत होगा तो वो अपने पैसे को सही ढंग से उपयोग कर पाएगा और जिससे वो अपने आगे के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। तो दैट मीन्स वित्तीय अगर हम बात कर रहे हैं तो वित्तीय साक्षरता में तो इससे जो है आपकी स्थिरता भी बढ़ती है। स्थिरता इसी तरीके से बढ़ेगी कि आपको जो कठिनाइयाँ होती हैं, भविष्य में होने वाली कठिनाइयों से आप उससे पहले से ही उससे परिचित हो जाएंगे और आने वाले जो भी समस्याएं हैं उनको आप सॉर्ट आउट कर सकेंगे। वित्तीय साक्षरता में वित्तीय सिद्धांतों और अवधारणाओं की प्रवीणता के भी शामिल होती है। यानी आप जो वित्तीय सिद्धांत यूज़ कर रहे हैं, यानी जो प्रिंसिपल हमारे हैं फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स, उनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं और उनके जो बिट्स हैं या जो फीचर्स हैं उनके बारे में हम एक्सपर्टीज़ फाइंड आउट होते हैं कि किस तरीके से आप एक्सपर्ट होंगे। यदि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं वित्तीय साक्षरता में तो जो है आप अपने सारे कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो ये कुछ और नहीं, आपका जो बेसिक फाइनेंस है उसका मैनेजमेंट है, बजटिंग है, आप उसका निवेश किस तरीके से कर रहे हैं और उस निवेश के से जो धनराशि प्राप्त होती है उसका इस्तेमाल आप भविष्य हेतु या अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए किस तरीके से करते हैं उसके बारे में यहाँ पे वित्तीय साक्षरता में बताया जाता है। वित्तीय साक्षरता में महत्वपूर्ण उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण उपलब्धियों में सबसे पहले है वित्तीय प्रबंधन का कौशल को समझना और उसे ठीक ढंग से लागू करना। यानी जो पहला इसका पॉइंट है, हमारा जो मेन मोटिव है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आप के बारे में आप जानते हैं तो आप आसानी से किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आसानी से जो है यूज़ कर सकते हैं, उसको जो है ठीक ढंग से अपने सिस्टम में लागू कर सकते हैं। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ यदि आप उद्योगों में कार्य कर रहे हैं या उद्योग में आप जो है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उससे आसानी से लागू कर सकते हैं। प्रभावी वित्तीय नियोजन एवं ऋण की उचित प्रबंधन, ब्याज की सही गणना और पैसे का समय मूल्यांकन जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप फाइनेंशियल स्ट्रांग हैं तो आपको कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, उससे कौन सा रिटर्न किस तरीके से आना है उसके बारे में आपको पता लगता है। साथ में जो आपने ऋण लिया हुआ है, ऋण यानी आप जो लोन्स वगैरह लिए हुए हैं अपने जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए या अपने उद्योगों को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, तो उन ऋणों को किस तरीके से आप उसको चुकाएंगे और उसका प्रबंधन, उसके बारे में भी आप वित्तीय साक्षरता में बात करते हैं। तो ये सारी तरीके मिलके आपको एक अच्छा वित्तीय सुझाव प्रोवाइड करते हैं जिससे आप आसानी से बाकी समस्याओं को
निदान कर सकते हैं और आसानी से जो भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको आसानी से अंडरस्टैंड करके अपने सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता की दूसरी जो प्राथमिकता है, अगर हम साक्षरता की बात करें तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा सिद्धांत। सिद्धांत के अंदर हम 4 पॉइंट्स को कवर अप करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो बजट है, हम बजट कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम सीखते हैं, क्योंकि बजट ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी कार्य करने चलते हैं तो पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी आपको उसमें कितना खर्चा लगना है उसके बारे में आप बजटिंग का प्रयोग करते हैं, और बजट के माध्यम से आप यह बताते हैं कि किस तरीके से हम उसमें आगे धन का निवेश करेंगे और किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो है वो है खर्चों का ट्रैक करना, यानी आप इस तरह ट्रैकिंग भी रखते हैं, ट्रैकिंग खर्चों की ट्रैकिंग के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि जो आप खर्च कर रहे हैं उसके बारे में यदि आपको नहीं अवगत होंगे तो आप अपव्यय भी कर सकते हैं। धन के अपव्यय होने से जो है आपका जो उद्योग लगा रहे हैं या जो आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या सेटलमेंट्स करने जा रहे हैं उसमें जो है एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी बचत नहीं होगी। साथ में प्रभावी रूप से ऋण का भुगतान करना, यानी यदि आपने कोई ऋण ले रखा है, कोई उद्योग चलाने के लिए आपने ऋण ले रखा है या अपने पर्सनल लाइफ के लिए लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए कुछ लोन ले रखे हैं, तो उन लोन को आप किस तरीके से भुगतान कर रहे हैं वो आपको वित्तीय साक्षरता में अवगत कराया जाता है। साथ ही साथ लास्ट जो पॉइंट होता है वो होता है सेवानिवृत्ति की सही योजना शामिल है इसमें। जो चौथा पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि आप जब यंग जनरेशन एज में होते हैं, यंग एज ग्रुप में होते हैं, तो आप रिस्क कवर ले सकते हैं, यानी रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ आप जब एज बढ़ती है तो आपको अपनी रिटायरमेंट प्लान्स को मेंटेन करना पड़ता है, और वो एक अच्छा पॉइंट है जिस पे हम वित्तीय साक्षरता में हम यहाँ पे इसका अवगत कराएंगे। सेवानिवृत्ति के समय आप जब कार्य करने के लिए स्थिति में नहीं होते हैं तो आप अपने पैसे का कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो कि आगे के भविष्य में जब आप कार्य करने योग्य ना रह जाएं तो उसका इस्तेमाल करके आप अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड किस तरीके से अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में जी सकते हैं, उसके बारे में भी वित्तीय साक्षरता आपको अवगत कराता है। वित्तीय अशिक्षा की यदि बात करें तो वित्तीय अशिक्षा से क्या क्या जो है हमारे प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो प्रभाव पड़ता है वो ये होता है कि अगर आप वित्तीय अशिक्षित हैं, यानी आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि आप जो है एक ख़राब तरीके के फाइनेंशियल निर्णय लेंगे। ख़राब तरीके के निर्णय लेने से आपको जो है अपमानजनक वित्तीय प्रथाओं के शिकार भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है कर्जदार बन सकते हैं, जिसका जो है हानि आपके उद्योगों में या आपके जीवन में पड़ सकता है। अगली हम बात करते हैं वित्तीय साक्षरता में वित्तीय सिद्धांतों और अवधारणाओं में जो दक्षता हासिल हम कर रहे हैं उसका इस्तेमाल हम किस लिए कर रहे हैं। जो हम वित्तीय सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, वित्तीय अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं, तो उसमें यह है कि वित्तीय नियोजन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे मिलेगा आपको, ऋण का प्रबंधन कैसे है, और लाभदायक बचत तकनीक, और साथ में धन का समय मूल्य। ये इन टॉपिक्स को हम कवर करते हैं वित्तीय साक्षरता में। सबसे पहले वित्तीय नियोजन की यदि हम बात करें तो आप जो वित्तीय नियोजन कह रहे हैं, फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन कह रहे हैं, उस इम्प्लीमेंटेशन को किस तरीके से आप कर रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। वित्तीय नियोजन किसी भी जो आप अमाउंट ऑफ मनी आप यूज़ कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर या आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए, तो उसको इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे नियोजन के तरीके से, नियोजित तरीके से आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अगला चक्रवृद्धि ब्याज की यदि बात करें तो आप बचत करते हैं, तो बचत में जो भी आप बचत कर रहे हैं तो उसमें जो सेविंग्स आप करते हैं उसमें किस तरीके से आपकी इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है, वो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो जो ब्याज है वही पैसा आपको आपके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए शामिल होता है। रीज़न है क्योंकि आप जो खर्चे करते हैं उनको आप सेविंग्स में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो आपके फिक्स खर्चे होते हैं। आप सेविंग्स में उन खर्चों को ले जाते हैं, बचत करते हैं उन चीज़ों की जो आपके खर्चों से बचे हुए पैसे होते हैं। तो आप अपने सेविंग्स को बढ़ाने के लिए आप किस तरीके के प्रपोजल्स में आप अमाउंट ऑफ मनी, जो सेविंग अमाउंट ऑफ मनी है वो लगा रहे हैं और उससे किस तरीके का आपको बेनिफिट मिल रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है, वो आपको वित्तीय साक्षरता में पता लगता है।
और साथ ही साथ चक्रवृद्धि ब्याज आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो लगने वाला अमाउंट है, इंटरेस्ट है, उसके ऊपर जो टोटल अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर कंपाउंड होता हुआ चलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे आपके अमाउंट, मनी का जो अमाउंट है वो बढ़ता हुआ चलता है, यानी आपकी जो सेविंग्स होती हैं वो बढ़ती हैं। अगला है ऋण का प्रबंधन। ऋण का प्रबंधन की यदि बात करें तो जो भी आप लोन लेते हो आप अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए, यानी इंडस्ट्री में आप कोई सिस्टम अपना डेवलप कर रहे हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो आप, क्योंकि फाइनेंशियल अमाउंट्स आपको डायरेक्ट आपके पास नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको किसी बैंक से कर्ज लेना पड़ता है। तो कर्ज का जो प्रबंधन है, यदि आपको अच्छे से प्रबंधन करना आता है ऋण का, तो आप उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो कर का प्रबंधन है वो भी आपको वित्तीय साक्षरता में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अलावा लाभदायक बचत। कोई भी पैसा अगर आप कहीं लगाते हैं तो आप ये सोच के लगाते हैं कि आपको उसके कितना प्रॉफिट होगा। तो जो प्रॉफिट वाला अमाउंट है वो कितना प्रॉफिटेबल अमाउंट है, उसको हम यहाँ पे वित्तीय बचत के बारे में बात करते हैं कि लाभदायक बचत हमारे लिए कितनी है। जो एक्सपेंडिचर्स हमने सारे निकाल दिए हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर थे, उसके बाद जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, और उसके बाद जो प्रॉफिट होने के बाद भी कुछ चीज़ें हमें इनडायरेक्ट जो कंडीशंस आ जाती हैं, उनमें जो अमाउंट ऑफ मनी लगता है, उसके बाद जो बचत होती है वो हमारी लाभदायक बचत होती है, जिसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में कर सकते हैं। उनका उपयोग विभिन्न कार्यों में कैसे कर सकते हैं? सपोज अगर आपको कहीं आपदा में कुछ कार्य आ गया, अचानक कोई कार्य आपके सामने आ गया जिसमें आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो आपको जो लाभदायक बचत है, उस बचत से आप उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं बगैर किसी ऋण के या लोन लिए हुए। तो ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाएगा। तो आप एक्स्ट्रा लोन में नहीं जाएंगे, तो आपकी जो बचत है वो आपके भविष्य में कार्य आएगी। अगला जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिटरेसी के अंदर, वो है धन का समय मूल्य। यानी अगर आपको समय के कंडीशन में, अगर मनी के रिस्पेक्ट में बात करें, तो आपको ये जज करना ज़रूरी है कि आपके लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है कि मनी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी होती है कि हमें किसी भी चीज़ पे इतना अधिक धन नहीं व्यय करना चाहिए या समय नहीं व्यय करना चाहिए जिसका रिटर्न हमारे पास ज़ीरो हो, यानी उसका जो टोटल आउटकम आ रहा हो वो हमारे इक्वल टू ज़ीरो हो। अगर ज़ीरो के इक्वल है तो हमारे लिए वो वेस्ट ऑफ मनी होगा और वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो वित्तीय साक्षरता में ये चीज़ भी हमें सिखाई जाती है कि किस तरीके से आप धन के समय मूल्य को मूल्यांकित करते हैं। अगला हमारे कंडीशन है कि विशेषता की बात करें वित्तीय साक्षरता की, तो सबसे बड़ी विशेषता इसका यह है कि अगर आप खराब वित्तीय विकल्प चुनते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान होता है। यदि आप साक्षर नहीं हैं, वित्तीय साक्षर नहीं है, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आएगी कि आप ऐसे विकल्प को चुनेंगे जिनसे आपको खराब वित्तीय स्थिति पैदा हो सके। और खराब वित्तीय स्थिति पैदा होने पे आपके जो भलाई के कार्य हैं या जो भी जो प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स होते थे, वो निगेटिव आंसर्स आपको, रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड होने लगते हैं। तो जो फाइनेंशियल जो आपने जो प्रेडिक्शन किया हुआ होता है वो प्रेडिक्शन निगेटिव होने लगता है, जिससे आपका मोरल डाउन भी हो सकता है। तो हमें वित्तीय साक्षरता का भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से वो निगेटिव पॉइंट्स हमारे न जनरेट हों और हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हों, उनके पॉइंट के व्यू में हमें इस चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। तो ये आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वित्तीय साक्षरता के बारे में, उसके ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगला हम बात कर लेते हैं कि वित्तीय साक्षरता में किन किन पॉइंट्स को हम कवर करते हैं, मुख्य चरणों में हम किन किन चरणों को ध्यान में रख के हम कार्य करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है बजट बनाना, यानी बजट के लिए जो कौशल सीखना है उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा, खर्चों का ट्रैक करने की क्षमता। तीसरा, ऋण का भुगतान करने की तकनीक सीखना। और प्रभावी रूप से सेवानिवृत्ति योजनाओं को बनाना शामिल है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हम विशेष ध्यान देते हैं, जिसमें भी वित्तीय साक्षरता यदि कोई बताता है तो वित्तीय साक्षरता के ज्ञान के बाद आप किन किन चीज़ों में कौशल प्राप्त करते हैं, वो है सबसे पहला बजट। बजट ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या प्रोडक्टिविटी के अंदर, या आप वर्क प्लेस में एफिशिएंट वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, कैसे वर्क प्लेस को इफेक्टिव बनाते हैं। यदि आपको सिस्टमैटिक तरीके से फाइनेंस को मैनेज करना आता है कि आपको किन जगहों पे कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है और उससे कितना पैसा आपको रिटर्न आएगा, वो आपकी जो कौशल है दैट इज़ कॉल्ड बजट।
बेसिकली वो बजट है कि हम कितनी जगहों पे कितना पैसा लगाएंगे और उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा। उसके बाद की जो सिस्टमैटिक स्टेटमेंट्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड बजट, उसको हम बजट कहते हैं। तो उसका जो कौशल हम सीख रहे हैं बजट के लिए, कि बजट किस तरीके से वो कौशल प्रयोग हो रहा है, वो हमें वित्तीय साक्षरता में मिलता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा चरण यही होता है वित्तीय साक्षरता के अंदर। दूसरा, जब आपने बजट बना लिया है तो बजट में आपके जो खर्चे हैं, यानी जो भी खर्च आप कर रहे हैं, खर्च का स्टेटमेंट किस तरीके से आप दक्ष हैं खर्चों के लिए, खर्चों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, खर्चों को कैसे ट्रैक करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमने बजट बनाया था, जो हमने वहाँ खर्चों को एक प्रपोज खर्चे रखे हुए थे, उन खर्चों को क्या वो हम मीट आउट कर पा रहे हैं? यदि हम मीट आउट कर रहे हैं तो उन खर्चों को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, या उनको किस तरीके से मैनेज करें कि हमारा जो फाइनल आउटपुट है या जो आखिरी प्रोडक्शन है हमारा मनी का प्रोडक्शन, वो इफ़ेक्टिव हो। क्योंकि बजट से सिर्फ हमारे जो प्रपोज आइडियाज़ हैं उनको ऊपर हम कंडीशंस लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में जो खर्चे होते हैं उनको हमें ट्रैक करना ज़रूरी होता है। तो वित्तीय साक्षरता में हमें खर्चों को ट्रैक करने की क्षमता भी प्रदान करता है, जिससे हम आसानी से अपनी वित्तीय स्थिति को अच्छे स्तर तक ले जा सकते हैं। इसके बाद है ऋण का भुगतान करने की तकनीक सीखना। यानी यदि आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो लोन का जो रिटर्न है उसको आप किस तरीके से मैनेज करके रिटर्न करेंगे। या सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सपोज़ यदि आपने कोई भी लोन लिया है, 15 लाख का कार लोन लिया है, तो आप उस कार का जो रिटर्न है, वो जो लोन अमाउंट है, वो कैसे आप रिटर्न कर सकते हैं। उसके लिए जो है तकनीक हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। यदि आप पर्सनल कार चला रहे हैं, अधिकार का बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं है, तो आप उसको कहीं पे लगाकर उससे उसका जो पैसा है वो निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है, तो वो जिससे आप आसानी से अपने ऋण का भुगतान कर सकते हैं। या यदि आप उसमें सक्षम हैं कि कोई अन्य कार्य करके भी पैसा निकाल सकते हैं और उस कार्य का जो लोन लिया हुआ है उसको आसानी से पे कर पाएँ, तो वो तकनीक आपको यहाँ सिखाई जाती है कि किस तरीके से आपने जो ऋण लिए हैं उन ऋणों को आप कैसे भुगतान करेंगे। ये तकनीक ही वित्तीय साक्षरता के बारे में बताना है। इसके बाद है प्रभावी रूप से सेवानिवृत्ति की योजनाओं को बनाना भी शामिल है। तो लास्ट जो पॉइंट हमारा यहाँ पे कवर होता है वित्तीय साक्षरता में, वो होता है सेवानिवृत्त वाला। सेवानिवृत्त यानी एक समय के उपरांत आप कार्य करने योग्य नहीं रहते हैं, तब आपको पैसों की अधिक रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो रिटायरमेंट से रिलेटेड प्लानिंग है, उसको भी हम वित्तीय साक्षरता में कवर अप करते हैं। वहाँ से आप, यदि आप अच्छे तरीके से वित्तीय साक्षरता के बारे में आपको ज्ञान होगा, तो आप अपने भविष्य के बारे में भी सोचते हैं, और जो रिटायरमेंट होने के बाद जो आपके पास कंडीशंस होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए आप एक रिटायरमेंट प्लान्स बनाते हैं कि आपको किस तरीके से अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करना है। तो वो प्रभावी ढंग से बनाना आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। यदि आप वित्तीय साक्षर होंगे तो ये आसानी से आप अपने सेवानिवृत्ति के प्लान्स को बना सकते हैं, और ये आपके इफ़ेक्टिव होंगे, ताकि आप आगे अच्छे जीवन स्टैंडर्ड को या लिविंग स्टैंडर्ड को जो है या पे यूज़ कर सकें, लिविंग स्टैंडर्ड जी सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे वित्तीय साक्षरता में कवर अप हैं। इनके अलावा इस चरण में हम वित्तीय विशेषज्ञों से भी परामर्श भी हम ले सकते हैं। यानी वित्तीय साक्षरता में सिर्फ आप ही अपने मेंटल एबिलिटी के आधार पर या जो फाइनेंशियल लिटरेसी के आधार पर अपने बजटिंग नहीं करते। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं या जो हमारे लिए वित्तीय साक्षरता हमने जो सीखी है उससे जो एफिशिएंसी आई है वो हमारे अमाउंट को ऑफ मनी को इंक्रीज़ नहीं कर रही है, तो हम कुछ वित्तीय विशेषज्ञों की सहायता भी ले सकते हैं, जो हमारे पैसे का सही ढंग से इन्वेस्टमेंट हमें करना बताते हैं। जब वो हमें इन्वेस्टमेंट करना बताएंगे तो हमें उससे बेनिफिट यह मिलेगा कि जो हमारी सेविंग्स हैं वो अच्छे से इम्प्रूव होंगी, और उससे जो है हमारे को बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है साक्षरता से, वो आती है कि शिक्षा द्वारा जो वित्तीय साक्षरता के बारे में हमारी जो समझ होती है वो इंक्रीज़ करती है। यानी हम अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि हमारे पास जो मनी है वो हम कहाँ इस्तेमाल करें, उसका जो यूटिलाइजेशन है आपको किस तरीके से प्रभावी ढंग से किस तरीके से करना है, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क आपका हो सके और मनी जो आपकी यूज़ हो रही है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी यूज़ हो।
यानी यहाँ पे यही करना है कि धन कैसे कमाएं। पहला टॉपिक तो ये है कि धन कैसे कमाएं, यानी आपको वित्तीय साक्षरता में ये भी पता लगता है कि आपको कैसे अपने मनी को इंक्रीज़ करना है, यानी उसमें इंक्रीमेंट कैसे लाना है, क्या करने हैं, क्या तरीके इस्तेमाल करने हैं जिससे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ सके। दूसरा, वित्तीय लक्ष्यों को बनाना एवं प्राप्त करना। अगला जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, हम एक गोल्स बनाते हैं कि इस गोल को हमें अचीव करना है। उन गोल को अचीव करने के लिए हम जो है किस तरीके से फाइनेंस का इस्तेमाल करेंगे और फाइनेंस को हम किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा आंतरिक और बाहरी वित्तीय चुनौतियों का प्रबंधन करना सीखना, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं या जो हमारी चुनौतियां हैं हमारे सामने जो आ रही हैं, जो अचानक भी आ सकती हैं, जो पहले से चल रही हों उनको, जो पहले हमारे सिस्टम में जो कंडीशंस हैं जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं हैं, चुनौतियां जो हम जिनका प्रबंधन नहीं कर सकते, उनके बारे में हम सीख सकते हैं कि उन चुनौतियों को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करेंगे कि जो है वो चुनौतियाँ हमारी फुलफ़िल हों, यानी जो कंडीशंस हमारे लिए आई हैं उनको हम कैसे हैंडल कर सकें। और बाहरी यानी अनफेवरेबल कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो और वो कंडीशंस आपके अचानक आपके पास आ जाएं। वो कंडीशन जैसे फॉर एग्जांपल सपोज़ किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आपको कंडीशन, तब आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, या कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए करना है और वो ज़रूरी है, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से मैनेज करना है उसके बारे में ये वित्तीय प्रबंधन आपको सिखाता है। वित्तीय साक्षरता के लाभ की यदि हम बात करें तो लाभ हमारे कौन कौन से हैं। लाभ में जैसे हम बात करें वित्तीय साक्षरता की लाभ की, तो जो पर्टिकुलर पर्सन लिटरेट होगा, फाइनेंशियल लिटरेट होगा, वो अपने जो फाइनेंशियल मामले होंगे उनको आसानी से, कुशलता से उनको प्रबंधित कर सकता है, यानी उसको नियंत्रित कर सकता है, उसमें ध्यान केंद्रित करेगा, ना कि वो किसी अन्य कंडीशंस पे ध्यान देगा कि हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा उसको आसानी से वो सारी चीज़ों को, फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल कर सकता है कि हमें कहाँ पे पैसा लगाना है, किस तरीके से हमें पैसा लगाना है कि हमारा जो एसेट है या जो कंडीशंस हैं वो हमारी बढ़ जाएं, हमारे जो एसेट्स हैं वो डेवलप हों। तो ये एक तो बेनिफिट मिलता है, इसका लाभ मिलता है। दूसरा, इसमें व्यक्तिगत वित्त के बारे में उचित निर्णय ले सकता है। व्यक्ति मतलब आप पर्सनल कंडीशंस या पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो डिसीजंस हैं वो आप ले सकते हैं जो आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। इफ़ेक्टिव इन द सेंस कि अगर आपको ज्ञान होगा तो आप सही ढंग से निर्णय लेंगे कि आपको कहाँ से लोन लेना है, कितना अमाउंट ऑफ लोन लेना है और जो है किस तरीके से उस लोन को रिटर्न करना है। तो ये आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे जिससे आप जो है अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, यानी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और जो आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो लाभ मिलता है, आप जब वित्तीय साक्षरता के ज्ञान पा लेते हैं तो एक तो निवेश का, यानी आपको कहाँ निवेश करना है, किस जगह पे निवेश करना है। भविष्य सुरक्षा के लिए, यानी बीमा का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आपको किन बीमा का इस्तेमाल कब करना है, कब आपको बीमा लेना है, कब नहीं लेना है, उस बीमा से रिटर्न जो मिलना है वो किस तरीके का है उसके बारे में। अचल संपत्ति के बारे में आपको इंक्रीज़ होती है, यानी जो आपके एसेट्स होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। बजट आप आसानी से बना सकते हैं, यानी जो बजटिंग की कंडीशन है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति और कर योजना, यानी जो आप टैक्स देते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है टैक्सेस हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम टैक्स जो दे रहे हैं उसका मैनेजमेंट करना सीखते हैं कि किस तरीके से आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आपको टैक्स में भी बचत मिले और आपका जो मनी है वो इंक्रीज़ भी हो और आपकी सेविंग भी बढ़े। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका लाभ हमें मिलता है यदि हम फाइनेंशियल लिटरेट होते हैं, यानी वित्तीय साक्षर होते हैं। तो ये योजना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो वित्तीय साक्षरता आपके लिए बहुत लाभदायक होती है। अगला जो लाभ है वो है वित्तीय साक्षरता को जो समझते हैं वो ये भी जानते हैं कि क्या चीज़ हमें ख़रीदना है, यानी ख़रीदारी के बारे में भी आपको बहुत सारे निर्णय लेने में आपको ये वित्तीय साक्षरता आपकी मदद करता है। ख़रीदारी क्या करनी है, यानी जो इससे जो खरीद से रिलेटेड सवाल होते हैं उसको उनके जवाब देने में आप सक्षम होते हैं। यानी ख़रीद क्या करनी है, ख़रीद इन द सेंस आपको किस जगह पे इन्वेस्ट करना है, कौन सा एसेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एट अ टाइम,
उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और जो आप कुछ एसेट ऐसे भी होते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस नहीं भी होती, लेकिन आप अगर आप वित्तीय साक्षर नहीं होते हैं तो आप गलत तरीके से सामान को गलत टाइम पे खरीदते हैं, जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, जिससे आप जो है, और जो इसके अलावा ये भी आप सीखते हैं कि किस वस्तु की आवश्यकता आपको है, अधिक है, या कौन सी वस्तु आपकी सस्ती है, और कौन से वैल्यूज़ यानी पर संपत्ति यानी एसेट्स आपको जो है इम्पॉर्टेंट है, एसेट आप कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं, और आपकी जो देयता है यानी लायबिलिटी है वो कितनी कम हो सकती है। यदि आप जो है वित्तीय साक्षर होंगे तो लायबिलिटीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो वो लायबिलिटीज़ आप आसानी से ध्यान रखेंगे कि कौन सी एसेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और एट किस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है, और उसकी जो लायबिलिटी बन रही है वो कौन सी ज़रूरी है, यानी लायबिलिटी के आधार पे आप फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इनके अलावा अगर यदि हम बात करें वित्तीय साक्षरता की शिक्षा के संगठनात्मक कौशल के बारे में, तो अगर आप शिक्षा के सेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो वित्तीय कौशल है वो हमारे को यहाँ पे लाभ प्रदान करता है कि आप अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी वित्तीय शिक्षा के तौर पे वित्तीय साक्षरता को बढ़ा सकते हैं, और उसका विस्तार से ध्यान करके उपभोक्ता को बता सकते हैं अधिकारों के बारे में, और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके आप अपने फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को या लिटरेसीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी की यहाँ पे जो संगठनात्मक कौशल है, यानी आप किसी इंडस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में आप किस तरीके से अपने कलीग्स के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी को शेयर कर सकते हैं, और उससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा और कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को भी मिलती हैं कि आप उसमें किस तरीके से अपने प्रबंधन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वित्तीय प्रबंधन को। साथ ही साथ आप उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में भी बात करते हैं कि उपभोक्ता के जो अधिकार हैं, यानी आपने कहीं ऐसा जगह पैसा लगाया और आपको उसके बारे में पता नहीं था और उसके अधिकार क्षेत्रों के बारे में नहीं पता था, तो उससे भी आपको वित्तीय सुरक्षा में आपको जो है नुकसान होता है। तो वित्तीय साक्षरता आपके उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में भी बता देता है। साथ ही साथ आपको वैश्विकी अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे जो है आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा आप वित्तीय साक्षरता के माध्यम से व्यवहारों, आपके जो व्यवहार हैं उसके दृष्टिकोण हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पता लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी पता लगता है कि आपका जो आप निर्णय जो ले रहे हैं वो किस तरीके का है, उसके बारे में आपको पता लगता है। वित्तीय कौशलता आपको रोड मैप एक प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से आप उसको यूज़ कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं उसके बारे में, और क्या बकाया है आपके उसके बारे में आपको पता लगता है। यदि आप वित्तीय निरक्षर हैं यानी फाइनेंशियली इलिटरेट हैं, तो आपको जो है वित्तीय निरक्षरता के कारण आप ऋण का शिकार हो सकते हैं, बंधक हो सकते हैं, धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है, जिसके साथ ही आपका बुरा क्रेडिट स्कोर हो सकता है, दिवालियापन हो सकता है, या फौजदारी के केसेस आपके ऊपर चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बचत की। वित्तीय साक्षरता में मैं आपसे बात कर रहा था कि किस तरीके से आप फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स को इंक्रीज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेविंग्स की। सेविंग्स वो है जो आप अपने खर्चों को बचा रहे हैं, यानी जो आपके एसेट्स के खर्चे हैं उनको आप ख़त्म करके उन खर्चों को कंप्लीट करने के बाद जो आप एक टाइम के बाद जो आपके पास डिस्पोजेबल आय है उसमें से जो घटा हुआ अमाउंट है जो आप बचा रहे हैं उसके बारे में आप उस आय को आप सेविंग कह सकते हैं। बचत वर्तमान में व्यय करके खर्चा नहीं है, की गई आय का वो हिस्सा है जो आप बचा रहे हैं। तो जो बचा हुआ अमाउंट ऑफ मनी है, जो आपकी जो बेसिक लाइबिलिटीज़ हैं उनको ख़त्म कर इम्प्लीमेंट कम्प्लीटली यूज़ करने के बाद जो अमाउंट ऑफ मनी आपके पास बच रहा है वो आपका सेविंग कहलाता है। सेविंग से आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आप महंगी वस्तुओं को भी आसानी से खरीद सकते हैं। जो भी आपकी मासिक आय में आप नहीं खरीद सकते, अगर बचत करते हैं तो आप आसानी से महंगी वस्तुओं को भी खरीद सकते हैं। यदि हम 10 आसान चरणों की बात करें कि आप बचत कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको यह पता लगाना होगा कि आपके पास कितना पैसा आप कमाते हैं। अगला, आप बजट क्या बनाएंगे, बजट के बारे में आप बात करेंगे, बजट बनाएंगे। अपने खर्चों को वर्गीकृत करेंगे कि क्या खर्चा आपके लिए ज़रूरी है और क्या करना है, और साथ ही साथ आप यह भी देखेंगे कि आपके पास ज़रूरतों के लिए भुगतान के लिए के बाद जो पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इसके अलावा अधिक पैसा बचाने के लिए जो है आप अपने खर्चों को बदलते हैं, साथ ही साथ आपातकालीन फंड का निर्माण करते हैं, और ऋणों के भुगतान के लिए भी आप यूज़ करते हैं कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है।
सेवानिवृत्त खाते जो आप यूज़ कर रहे हैं कि आप फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, उस फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और लास्ट में आपको जो भी है शेष जो अमाउंट ऑफ मनी है वो कैसे निवेश करना है, ये बेसिक स्टेप हैं आपके सेविंग्स को बढ़ाने के लिए। योजनाओं के बारे में हम बात करें तो विभिन्न योजनाएं हैं जो हमारी सेविंग्स को बढ़ाती हैं। सबसे पहली आपको है सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, बचत खाता, कर्मचारी भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत। ये कुछ जो है योजनाएं हैं जो आपके बचत को और बढ़ाने में आपकी मदद करती हैं। आज प्रशिक्षण के सारांश की ओर बढ़ते हैं। आज मैंने आपको पर्सनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्लानिंग की ओर के बारे में बताया और साथ ही साथ बचत के बारे में आपको यहाँ बताया है। संदर्भ मैंने यहाँ पे जो बुक्स यूज़ की हैं वो ई बुक यूज़ की है एम्प्लॉयबिलिटी की, और साथ में मैंने वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है कंटेंट को लेने के लिए। आज मैंने आपको कार्यदक्षता के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूँ कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।